अच्छा जी, लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने जो है वो अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर और ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी। ठीक है। अब आज जो है वो हमने उससे आगे की चीज़ जो है वो कवर करनी है। आज बेसिकली क्लास 6 है आपकी। ठीक है। तो क्लास 6 के अंदर आपने सबसे पहली चीज़ तो आपने ये समझनी है कि ब्रांड से जब आप ट्रेड अकाउंट वगैरह बना लेते हैं उसके बाद जो है वो इन्वेंट्री कैसे प्लान करते हैं, कितना फर्स्ट ऑर्डर मंगवाना चाहिए, और प्रेप सेंटर क्या चीज़ होती है, प्रेप बेसिकली क्या कहते हैं। ठीक है। लास्ट टाइम मैंने जो है वो आप लोग को बता दिया था कि आप लोग को बेसिकली रेवेन्यू कैलकुलेटर में पैसे किस तरह चेक करते हैं। ठीक है। और आपको कितने की प्रोडक्ट सोर्स करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। अगर उससे रिलेटेड किसी का भी कोई सवाल है तो वो बेसिकली वाली रिकॉर्डिंग एक दफ़ा जाके देख सकता है, क्योंकि वो वाला टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल था। काफ़ी सारे लोगों उसमें बहुत सारे सवालात थे, चीज़ें समझ में नहीं आई थी। अभी आप लोग का Q&A स्टार्ट होगा तो आप लोग उसमें मुझसे सवाल भी कर लिएगा। ठीक है, जो भी आपको चीज़ें पूछनी हो। बाकी आप एक दफ़ा वो रिकॉर्डिंग जो है ना वो देखें, क्योंकि वो एक दफ़ा में किसी को चीज़ समझ में आती नहीं है। तो वो आप 1 से 2 बार रिकॉर्डिंग देखेंगे तो वो चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। हाँ, ठीक है। अच्छा, बेसिकली मैं थोड़ा सा एक रोड मैप समझा देता हूँ ताकि आपके जहन में समझ में आ जाए कि आज हम क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। आपने एक प्रोडक्ट हंट किया। प्रोडक्ट हंट करने के बाद आपने उसकी सोर्सिंग के लिए उसके ब्रांड को या फिर उसके डिस्ट्रीब्यूटर को ईमेल्स की। ठीक है। और फिर ईमेल्स करने के बाद आपने उससे प्राइस नेगोशिएट कर लिए। प्राइस नेगोशिएट किस तरीके से करना है, कितने की सोर्सिंग करनी है, वो लास्ट क्लास में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि रेवेन्यू कैलकुलेटर पे आपने प्राइस रख के देखनी है, ग्राफ के अंदर आपने लीस्ट लोवेस्ट प्राइस देखनी है। वहाँ से जो है वो आपने पूरी अपने पास पहले एक समरी बनानी है कि भाई मैं इतने की सोर्स करूँगा तो मुझे इतना प्रॉफिट है, इतने की सोर्स करूँगा तो मैं ब्रेक इवन पर होऊंगा, और इतने की सोर्स करूँगा तो मैं लॉस पर होऊंगा। ठीक है। ये सब कुछ बनाने के बाद फिर आपने ब्रांड को कांटेक्ट कर लिया। कांटेक्ट करने के बाद जब आपने उससे एक निगोशिएट कर लिया तो फिर अब चीज़ समझ में आती है कि भाई मुझे पहला ऑर्डर जो है वो कितनी इन्वेंट्री का जो है वो मतलब कितने यूनिट्स का प्लेस करना चाहिए। देखें, ये चीज़ डिपेंड करती है इस चीज़ के ऊपर कि कितने सेलर्स को बेच रहे हैं और आपने जो है वो किस तरीके से अपना एक शिपमेंट प्लान बेसिकली बनाया हुआ है। ठीक है। अब ये किस तरीके से होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर वापसी उसी तरीके से खोल लेता हूँ जिस तरीके से हम जाते हैं। ठीक है, पेट सप्लाईज पे गए। छोड़ें पेट सप्लाईज को, मैं इसी एक प्रोडक्ट पे आपको करिए बता देता हूँ। जैसे कि ये वाला एक प्रोडक्ट मेरे पास आ रहा है। ठीक है। मैं इसको ओपन करता हूँ। अब बेसिकली मुझे मुझे ये पता करना है कि मुझे जो है वो पहली इन्वेंट्री कितने की सोर्स करनी चाहिए। बेसिकली मुझे इन्वेंट्री अपनी एक प्लान करनी है। तो देखें, इन्वेंट्री प्लानिंग एक बहुत डिफरेंट चीज़ है। जिस तरीके से मैंने आपको प्राइसिंग के बारे में बताया था, ऐसे ही आप जो है वो इन्वेंट्री भी प्लान करके ऑर्डर करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप जो है वो उनसे एम ही मंगवा लें कि भाई मुझे 500 यूनिट भेज दो, मुझे 1000 यूनिट भेज दो, और पता ही नहीं है कि वो कितने दिन में बिकेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि आप सबसे पहली जो इन्वेंट्री मंगवाएंगे वो 10, 20, 30, मैक्सिमम 50 यूनिट से ज़्यादा की नहीं मंगवाएंगे। ठीक है। क्योंकि वो बेसिकली कहलाती है टेस्ट इन्वेंट्री। पहले आप एक टेस्ट इन्वेंट्री में पूरा तजुर्बा करके देखेंगे, फिर उसके बाद आपने जो है ना असल इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है। अब वो किस तरीके से ऑर्डर करनी है, जैसे कि मिसाल लो, सबसे पहले तो आप ये चेक करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है इसके लास्ट मंथ में टोटल कितने यूनिट्स बिके हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ तो मुझे पता चलता है भाई इसके 10,000 के करीब यूनिट पिछले महीने में बिके हैं। ठीक है। तो अब मेरे एक सामने एक फिगर आ गया कि भाई 10,000 यूनिट बिके हैं। ठीक है। अब 10,000 यूनिट अगर बिके हैं ना, ठीक है, मैं आपको परसेंटेज वाइज चीज़ बता रहा हूँ, ये चीज़ बड़ी गौर से समझिएगा। अगर 10,000 यूनिट बिके हुए हैं, ठीक है, फिर मैं टोटल अमेजोन सेलर्स देखूंगा कितने इसको सेलर्स बेच रहे हैं, और सिर्फ FBA सेलर्स को मैं कैलकुलेट करूंगा, काउंट करूंगा। ठीक है। ये तो खैर प्राइवेट लेवल का प्रोडक्ट है, FBA 1 ही बेच रहा है। बट कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि FBA 3 4 बेच रहे हों। मैं यहाँ पर आया, मैंने टोटल आके सबसे पहले सेलर्स गिने कि टोटल FBA सेलर्स कितने बैठे हुए हैं। अच्छा, ये तो बेसिकली एक ही सेलर है। ठीक है, क्योंकि नाम सबके सेम ही है। ठीक है। लेकिन चलें, मैं मान लेता कि अलग अलग नामों से सेलर बैठे हुए हैं, यानी कि FBA इस पे टोटल 5 ही सेलर बैठे हुए हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आके खुद पहले मैं प्रॉपरली खुद चेक करूँगा कि ये सेलर का नाम है प्लूटस, और इसका शिपिंग मेथड क्या है, शिप फ्रॉम अमेज़ॉन। फिर दूसरा कौन है, जैसे मिसाल के तौर पे बेरी। ठीक है, इसका अमेज़ॉन है। तीसरा कौन है, राहत इंटरप्राइजेस। ठीक है, चौथा कौन है, पांचवा कौन है। इस तरह करके मैंने देख लिया भाई 5 सेलर्स को बेच रहे हैं। ठीक है। तो 5 सेलर अगर इसको बेच रहे हैं और इसकी लास्ट मंथ की जो है वो सेल्स कितनी है, मैं वो देखूंगा।
300 यूनिट की है। मैं कैलकुलेटर खोलूँगा और कैलकुलेटर खोलने के बाद लास्ट मंथ 300 यूनिट बिके, डिवाइड कर दूंगा, टोटल 5 सेलर्स बेच रहे हैं, मैं 5 के ऊपर, तो ये बनता है 60 यूनिट। अभी मैं ये नहीं देख रहा कि एक बंदा कितने यूनिट बेच रहा है, मैं ये नहीं देख रहा, मैं सिर्फ एक जनरल कैलकुलेशन करके चेक कर रहा हूँ कि एक बंदे के हिस्से में कितने यूनिट आ रहे हैं। ठीक है, एक जनरल में कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक बंदे के हिस्से में 60 यूनिट आ रहे हैं। ठीक है, फिर इसको मैं डिवाइडेड 2/2 मजीद करूँगा, तो ये आ गया 30 यूनिट। इसका मतलब कि इस पे मुझे 30 यूनिट से ज़्यादा का प्रोडक्ट तो पहली बात मुझे ऑर्डर करना ही नहीं है। समझ आ रही है? 30 यूनिट से ज़्यादा मुझे प्रोडक्ट ऑर्डर ही नहीं कर रहे हैं। तो ये मेरी मैक्सिमम एक महीने की सेल है, इससे ज़्यादा मैं यूनिट ऑर्डर ही नहीं करूँगा। ठीक है, मैं अपने पास एक थ्रेशोल्ड रख दूंगा कि भाई 30 यूनिट से ज़्यादा ऑर्डर नहीं करने। और 30 यूनिट का जो 10% होगा वो बेसिकली मेरी टेस्ट इन्वेंट्री होगी। तो 30 का जब मैं 10% निकालूंगा तो 3 यूनिट बनता है। तो इसका मतलब ये कि 3 यूनिट जो है ना वो मैं सोर्स करूँगा टेस्ट इन्वेंट्री के लिए। और वो जब मेरे सेल हो जाएंगे, जब मैं देख लूँगा हाँ भाई सब चीज़ें ओके हैं, जो मैंने चीज़ें प्लान करी हैं, जो मैंने सारी कैलकुलेशन करी हैं वो सब सही बैठ रही हैं, फिर देन मैं सोर्स कर लूँगा। लेकिन किसी भी महीने में 30 यूनिट से ऊपर सोल्ड नहीं करूँगा, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि अगर मैं 30 यूनिट से ज़्यादा प्रोडक्ट मंगवाऊंगा तो फिर मंथ एंड पे मुझे स्टोरेज फीस मुझे पे करनी पड़ जाएगी, जो कि फिर मुझे एक नुकसान का बायस मेरे लिए बन सकती है। अच्छा, ये वाली बात आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आई होगी, मुझे पता है इसका। ठीक है, क्योंकि ये कोई आसान चीज़ नहीं है। तो मैं आपको एक और एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, मैंने अभी कोई वैसे कोई क्राइटेरिया पे रख के कोई प्रोडक्ट नहीं निकाले हुए। ठीक है, मैं एक रैंडम प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ सिर्फ आपको टॉपिक समझाने के लिए। जैसे ये वाला प्रोडक्ट है, मैंने एफ बी ए सेलर्स देखे भाई कितने हैं। जैसे लेट सपोज करो एफ बी ए सेलर, इस पे जो है वो 15 बैठे हुए हैं। ठीक है, 15 सेलर्स बैठे हुए हैं, तो 15 सेलर्स बैठे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे ग्रैबले में जितने 15 लिखे हुए आ रहे हैं ना, मैं उसको नहीं देखूंगा, मैं यहाँ पे जाके ना कंफर्म भी करूंगा अदर सेलर्स ऑन अमेजोन पे कि बाकी में 15 बैठे हुए हैं, नहीं सेम तो नहीं है, या ऐसा कोई चक्कर तो नहीं है। ये सब कुछ देखने के बाद उनकी कंडीशन क्या है, न्यू में बेच रहे हैं, यूज़ में बेच रहे हैं, हम सब न्यू वालों को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो भाई मुझे कंफर्म हो गया कि 15 सेलर्स बेच रहे हैं, 15 सेलर्स बेच रहे हैं। तो ये कितने प्रोडक्ट जिसके पिछले महीने में सोर्स हुए हैं वो सोल्ड हुए हैं 10,000। ठीक है, मैंने कैलकुलेटर खोला, मैं यहाँ पे गया, 10,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 15 सेलर्स विच इज़ एफ बी ए। ठीक है, एक बंदे के हिस्से में 666 यूनिट आता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, 333 यूनिट। इसका मतलब ये है कि 333 यूनिट से ज़्यादा मैं इस प्रोडक्ट को सोर्स नहीं करूँगा एक महीने में। ठीक है, और इसका जो 10% होगा, ठीक है, जो इसका जो 10% होगा -10%, यानी कि 33 यूनिट्स, 33 यूनिट्स मैंने टेस्ट इन्वेंट्री में बनाना है। अच्छा, अब आपके जहन में अब एक सवाल आ रहा होगा कि सर आपने बोला है कि 10,000 को डिवाइड करो 15 पे, जो टोटल जो इन्वेंट्री जितनी बिकी है उसको जो है वो डिवाइड करो जितने नंबर ऑफ़ सेलर्स हैं उस पर, और फिर उसका जो जवाब आ रहा है उसको डिवाइडेड बाई 2, यानी कि उसकी आधी इन्वेंट्री आपने सोर्स करनी है। ठीक है, और फिर उसका 10% आपने टेस्ट इन्वेंट्री में ऑर्डर करना है, बाकी जो सारी है आप उससे ज़्यादा ऑर्डर नहीं कर सकते। ये मैंने टोटल आपको बात बताई है। ठीक है, देखें, एक होता है रिस्क, दूसरा होता है कैलकुलेटेड रिस्क। ठीक है, दोनों में ना थोड़ा सा फ़र्क होता है। रिस्क का मतलब ये होता है कि आपने बस अल्लाह पे तवक्कल करके आपने जो है वो रिस्क ले लिया। ठीक है, और एक चीज़ होती है वो भी आप अल्लाह पे ही तवक्कल करके लेते हैं, जाहिर सी बात है, अल्लाह के हुक्म के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। बट उसमें आप थोड़ा सा ना कैलकुलेशंस लगा लेते हैं, जो आपकी अक्ल सलीम है ना उसको आप थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा उसको जहमत दे देते हैं कि भाई मुझे जो है वो किस तरीके से थोड़ा सेफ जोन पे रह के खेलना है। ठीक है, तो सेफ जोन का तरीक़ेकार ये होता है कि अगर 10,000 यूनिट इसके पिछले महीने बिके हैं और 15 लोग इसको बेच रहे हैं, ठीक है, तो अब मैं कितनी इन्वेंट्री सोर्स करूँ? जाहिर सी बात है ये 10,000 जो है वो यही 15 लोग मिलके बेच रहे हैं ना, कोई हो सकता है 9,000 बेच रहा हो, बाकी 1,000 जो है वो बाकी 14 लोगों में डिवाइड हो रही हो। ठीक है, कोई जो है वो खाली 6,000 यूनिट बेच रहा हो, कोई जो है वो सिर्फ 200 यूनिट बेच रहा हो, कोई जो है सिर्फ 20 यूनिट बेच रहा हो। तो अब मैं इन सबको देख कर तो मैं अपनी इन्वेंट्री का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो फिर आप क्या करते हैं, जनरल कैलकुलेशन कर लेते हैं कि भाई जनरल मेरी मैक्सिमम लिमिट क्या है। तो वो मैक्सिमम लिमिट बेसिकली मैंने निकाल ली, वो ये है। ठीक है, कि यानी कि मैं जो टोटल जो यूनिट जितने भी बिके हैं मेरे, ठीक है, उसको मैंने सारे सेलर्स पे डिवाइड कर लिया। ठीक है, एक एवरेज मैंने निकाल लिया, और उस एवरेज के नतीजे में जितना भी एवरेज मेरे पास आया, ठीक है, जो कि 666 यूनिट आ रहे थे, उसकी भी मैं आधी सोर्स करूँगा। ठीक है, सेफ जोन पे जाने के लिए।
तो मेरे पास 333 यूनिट का आ गया। अब मैं 300 यूनिट का ऑर्डर में प्लेस कर देता हूँ। जाहिर सी बात है, ये जो भी इसका ब्रांड नेम है, जैसे कि ब्रांड का नाम ये है इसका टेगलरी, ठीक है। तो मैंने टेगलरी को कांटेक्ट किया, उसको मैंने ईमेल्स करी, उससे मैंने ब्रांड अप्रूवल लिया या ट्रेड अकाउंट लिया, जो भी मुझे लेना है वो मैंने लिया। वो मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी तरीक़ेकार। अगर वो नहीं दे रहा तो फिर मैंने उसके ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर से लिया, ठीक है, उससे मैंने कंफर्म किया, और कंफर्म करने के बाद अब मुझे उसको ऑर्डर जो है वो प्लेस करना है। तो मैंने अपने पास एक थ्रेशोल्ड बना लिया कि भाई मैं इस यूज़ पे 300 यूनिट से ज़्यादा का मैं ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। अब फिर डिपेंड ये भी करता है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, ठीक है। एक चीज़ जाहिर सी बात है, जितनी इन्वेस्टमेंट होगी उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट कितने की मिल रही है वो डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, वो जाहिर सी बात है ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है, डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर वेरी करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जाके आप उस प्रोडक्ट को सोर्स कर सकते हैं। आपकी प्राइसिंग भी मैटर करती है कि आपको उस प्राइस पे चीज़ मिल रही है या नहीं, ठीक है। ये चीज़ आप जब 200 ब्रांड पे करेंगे तो आपको 110%, 10 से 15 ब्रांड से अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल आपके जहन में ये आ रहा होगा कि भाई जो है वो अगर मिसाल के तौर पे 10,000 यूनिट जो है वो बिक रहे हैं, 15 लोग इसको बेच रहे हैं, तो क्या मैं 600 यूनिट से ज़्यादा महीने में बेच ही नहीं सकता? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 600 नहीं, ये पूरे 10,000 यूनिट भी आप ही बेच सकते हैं, ठीक है। लेकिन लाजमी सी बात है, छोटी सी एक रफ कैलकुलेशन कर लें। 10,000 यूनिट अगर ये बिक रहे हैं, ठीक है, और ये $9 की एक प्राइसिंग है, ठीक है, तो मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन कर लेता हूँ ताकि आपके ज़रा एक जहन जो है वो वसी हो जाए। 9 मल्टीप्लाई बाय 10,000। सर अली बाबा सोर्स कर सकते हैं? बिल्कुल, अली बाबा से कोई सोर्स नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। और आप जो है वो अली बाबा से सोर्स भी नहीं करेंगे, आप ब्रांड से डायरेक्टली सोर्स करेंगे जो कि यूएस में बैठा हुआ होगा, ठीक है। अच्छा भाई, 10,000 यूनिट तो टोटल बनते हैं $90,000, ठीक है। और मल्टीप्लाई करते हैं अगर इसको हम 280 से, जो कि आज का डॉलर का रेट है, ठीक है, तो ये बनता है आपका कोई यूनिट 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ये 2,52,00,000 रुपए की सेल बनती है जो कि इस यूनिट के ऊपर खाली आई हुई है, इस वेरिएशन के ऊपर आई हुई है, इस एक लिस्टिंग, एक प्रोडक्ट, एक एसन के ऊपर आई हुई है, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, अगर मुझे 10,000 यूनिट सोर्स करना है, मैं इसको 50% पैसों में भी अगर ख़रीदता हूँ, एक मिसाल है, मेरी इन्वेस्टमेंट 50% पैसों की भी होती है, तो 50% पैसों के हिसाब से भी 1,26,00,000 रुपए मुझे इसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो जहाँ तक मेरी नॉलेज कहती है, या जितना मेरा अंदाज़ा कहता है, कि आप में से कोई भी मिला के 1,26,00,000 रुपए इस प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अगर किसी के पास होंगे भी, कोई इतना बड़ा सेठ भी हमारी क्लास के अंदर बैठा हुआ है कि जिसके पास 1,26,00,000 होंगे, तो तब भी वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, लाजमी सी बात है। वो कोई आपके पास इन्वेस्टमेंट जो है, हम लोग मिडिल क्लास तबके से आते हैं, तो लाजमी सी बात है हमारे पास जो दे मार करके भी इन्वेस्टमेंट होती है ना, ठीक है, वो कोई 10 लाख या 15 लाख ही होगी मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी, ठीक है। बहुत सारों के पास तो वो भी नहीं होती, तो लाजमी उनके पास 5-6 लाख ही अरेंज हो पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं डॉलर टर्म्स में बात करूँ तो 2,000 से लेकर $5,000 तक की इन्वेस्टमेंट हमारे पास टोटल हो सकती है। आपने अगर मिसाल के तौर पे 300 यूनिट इसके आप महीने के सोर्स कर सकते हैं, तो 300 यूनिट की अगर मैं कहानी लगाऊं, ठीक है, तो 300 यूनिट मल्टीप्लाई बाय $9, तकरीबन $2,700 की सेल बनती है। और अगर मैं आधे में भी अगर मैं इसको अगर सोर्स कर रहा हूँ, तो ये बनता है $1,350, ठीक है। और 1,350 को अगर मैं डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूँ 280 से, तो तकरीबन कोई 3,78,000 यानी कि 3.25-4 लाख रुपए बनता है, ठीक है। तो वही बात आ गई कि आप एक प्रोडक्ट पे कोई तकरीबन 3-4 लाख की 5 लाख की इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। समझ आई बात? ये बेसिकली समझाने का मेरा आपको टोटल मकसद है। अच्छा, प्रोडक्ट आप जितने चाहे आप उतने बेच सकते हैं, ठीक है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप इससे ज़्यादा 600 यूनिट से ज़्यादा नहीं बेच सकते या 300 यूनिट से ज़्यादा नहीं बेच सकते। मैं सिर्फ सोर्सिंग की बात कर रहा हूँ कि सोर्सिंग आप 300 यूनिट से ज़्यादा ना करें। मिसाल के तौर पे आपने एक एवरेज लगाया कि भाई एक महीने में मेरे 300 यूनिट बिक जाएंगे, ठीक है। वो यूनिट आपके जो है वो एक हफ्ते में बिक गए, तो कोई मसला नहीं है, 300 यूनिट और परचेज करो, फिर लिस्ट कर दो, लाइव कर दो। वो फिर 2 दिन में बिक गए, फिर मजीद सोर्स करो, फिर मजीद भेज दो। तो ये तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, इसको आप कर सकते हो। 10 बार इन्वेंट्री आप जो है वो रीस्टॉक करो, इसमें कोई मसला थोड़ी है। समझ आ रही है? आप 10 बार करो, 20 बार करो, 100 बार करो, कोई मना थोड़ी है किसी का भी। लेकिन सिर्फ इन्वेंट्री ज़्यादा ना मंगवाने का रीज़न ये है कि अगर आप इन्वेंट्री ज़्यादा मंगवा दो, लेट सपोज करो आप यहाँ पे 2,000 यूनिट मंगवा के बैठ जाते हो, महीने में आप 2,000 यूनिट नहीं बेच पाए, तो भाई फिर अगला महीना ऐसी 30 दिन पूरे होंगे तो आपको स्टोरेज चार्जेस भी तो देने पड़ेंगे ना।
सही है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं वो लॉस होगा, क्योंकि एक फीस फजूल की काउंट हो गई आपके उसमें। रेवेन्यू कैलकुलेटर में आपने स्टोरेज चार्जेस देखे हैं ना, वो एक प्रोडक्ट पे जब तक वो ना बिके तब तक के नहीं होते, वो 30 दिन के बाद फिर चार्ज होते हैं। ठीक है, अगर वो ना बिके इन्वेंट्री, इसीलिए हम कोशिश ये करते हैं कि 30 दिन के अंदर अंदर का हम बजट बनाएं। 15 दिन के अंदर जितना माल बेच सकते हैं उतना माल सोर्स करें, कि अगर वो 15 दिन में नहीं भी बिका तो 30 दिन में तो मैक्सिममली हम उसको बेच ही देंगे। समझ में आ रही है? तो ये बेसिकली प्रोसेस होता है एक इन्वेंट्री का, एक थ्रेशोल्ड रखने का, कि भाई आप इन्वेंट्री प्लान करते हो कि आपने कितनी बनानी है। देखो, रिस्क में और कैलकुलेटेड रिस्क में फ़र्क ये होता है कि रिस्क आप जो है वो डायरेक्टली ले लोगे, ठीक है, कि भाई मैं इतनी मंगवा लेता हूँ, उतनी मंगवा लेता हूँ, अब मतलब 1000 यूनिट मंगवा लिए, 2000 यूनिट मंगवा लिए, बिके नहीं बिके कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। समझ आ रही है? लेकिन जब आप क्या नाम है कैलकुलेटेड चलते हो ना, तो फिर आपको पता होता है कि भाई इतने टाइम के अंदर मुझे ये काम करना है, और वो फिर काम हो भी जाता है। क्योंकि एक मिसाल है, अगर 15 दिन का हिसाब किताब रख के आपने इन्वेंट्री मंगवाई और वो 15 दिन में नहीं बिकी, तो वो एक महीने में तो बिकी जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि वो एक महीने में ना बिके। लेकिन अगर वो एक महीने में नहीं बिकी, तो फिर अगले महीने की जो स्टोरेज चार्ज होंगे वो कम यूनिट्स पे लगेंगे ना, ज़्यादा पे नहीं लगेंगे। समझ आ रही है? जैसे कि ये वाला जो यूनिट है, ठीक है, इसका अगर मैं FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर पे स्टोरेज चार्जेस चेक करूं आपके कहने से, इस पे स्टोरेज चार्जेस लग रहे हैं 0.04 सेंट। ठीक है, अब यहाँ पे खोल लेता रेवेन्यू कैलकुलेटर। तो मैं अगर 300 यूनिट को मल्टीप्लाई करूँ 0.04 सेंट पे, तो ये बनता है $12, जो कि पाकिस्तानी टर्म्स के अंदर अगर मैं बात करूँ तो कोई 3360 रुपये बनता है। तो 3360 रुपये अगर आपको मजीद एक महीने इन्वेंट्री पूरी ना बिकी, पूरी तो खैर ऐसा होता नहीं कि नहीं बिकी, लेकिन पूरी ना बिकी तो भी आपको इतने पैसे की जेब से जाएंगे। तो ये लॉस आप बेयर कर लोगे, ये आपके लिए पीनट एक के बराबर है। ठीक है, लेकिन अगर आपने 2000 यूनिट लेट सपोज करो मंगवा के रखे हुए, पहली बात तो ये खैर 2000 यूनिट की आपके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग हैं जिनके पास होगी, अगर वो मंगवा लेते हैं और फिर एक महीने वो प्रोडक्ट नहीं बिकता, तो ये तकरीबन बनता है $80। और $80 का मतलब हो गया तकरीबन कोई, अल्लाह आपका भला करे, 280, 22,400। तो जाहिर सी बात है ये नुकसान आपका ज़्यादा बड़ा है ना। ठीक है, और ये तो मैंने आपको सिंपल सी एक यूनिट पे कैलकुलेशन करके दिखाई है। जब आप बल्क में जाते हो तो फिर वो आपका ज़्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है। और फिर जाहिर सी बात है 2000 यूनिट मंगवाए हुए हैं, पहले महीने आपके सिर्फ 150 यूनिट बिके, अगले महीने 200 यूनिट बिके, तो इस तरह करते करते फिर उन पर मजीद पैसा भी तो चार्ज होता है यार, है ना। ठीक है, फिर जाहिर सी बात है 22 वीक्स के बाद जो है वो ये स्टोरेज के चार्जेस भी बढ़ जाते हैं। मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टोटल जो इतनी लास्ट मंथ में बिकी है, जैसे 10,000 बिकी है, तो वो आप उठाओगे और चेक करोगे कि कितने टोटल FBA सेलर बेच रहे हैं। FBM की मैं बात नहीं कर रहा, FBA सेलर बेच रहे हैं। तो अगर 15 बेच रहे हैं, 12 बेच रहे हैं, 8 बेच रहे हैं, उस पर डिवाइड करोगे, जो भी जवाब आएगा उसको डिवाइड बाय 2 फिर से करोगे। ठीक है, तो उतनी इन्वेंट्री आप टोटल थ्रेशोल्ड रखोगे, उससे ज़्यादा इन्वेंट्री आपने ऑर्डर नहीं करनी। जैसे इस केस में 333 यूनिट आ रहे थे, तो 333 यूनिट से ज़्यादा की मैं ऑर्डर नहीं कर सकता। हाँ, वो 333 यूनिट मेरे 2 दिन में बिक गया, मैं फिर से ऑर्डर करके रीस्टॉक कर लूँगा, फिर वो बिक गया, फिर मैं ऑर्डर करके रीस्टॉक कर लूँगा। तो बेसिकली इस तरीके से मेरा सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन किसी भी वक्त पे जाके मैं 333 का थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं करूँगा। समझ में आ रही है? और टेस्ट इन्वेंट्री जब आपने ऑर्डर करनी है उसी का 10% निकाल लो। अब जाहिर सी बात है ये 300 यूनिट है, इसका 10% निकालोगे तो 3 यूनिट बनते हैं। ठीक है, तो नहीं सॉरी, 300 यूनिट है तो उसका 10% निकालो, 33 यूनिट बनता है। तो आप 30 यूनिट ऑर्डर कर लो, 50 यूनिट ऑर्डर कर लो, वो कोई मसला नहीं है। ठीक है, या 10 यूनिट ऑर्डर कर लो, तो आप उस पर एक देख सकते हो कि भाई मुझे किस तरीके से बाय बॉक्स मिल रहा है, किस तरीके से मुझे चीज़ें मिल रही हैं, मुझे सेल किस तरीके से आ रही है, वो सब आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे जो है मैंने आपको आपके फर्स्ट ऑर्डर के बारे में भी समझा दिया, इन्वेंट्री प्लानिंग के बारे में भी समझा दिया। ठीक है, अब एक चीज़ आती है जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल था पिछली सारी क्लासेस के अंदर, या जो आप लोगों ने मुझसे मैसेजेस पे भी पूछा है कि सर ये प्रेप किस बला का नाम है, प्रिपरेशन हाउसेस कैसे क्या होते हैं, क्या चीज़ होती हैं, 3PL क्या होता है। ठीक है, ये सारे नाम एक ही हैं। हम अगर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, कराची में बैठे हुए हैं, या फिर लाहौर में बैठे हुए हैं, कहीं पर भी बैठे हुए हैं, तो हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी बेस पे वहाँ पे हमारे लिए लेबल कौन लगाता है, हमारी बेस पे हमारे लिए जो है वो इन्वेंट्री कौन रिसीव करता है, ये सारे सवाल आज मैं आपको इसका जवाब देता हूँ और डिटेल में ये चीज़ समझाता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि बेसिकली प्रेप सेंटर्स क्या होता है।
3PL की जो सर्विस है ना, वो आप बेसिकली आप अमेज़ोन से नहीं लेते, क्योंकि अमेज़ोन से लेंगे तो महंगी पड़ेगी। बेहतर ये है कि आप 3PL जो है वो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विसेज जो वेयर हाउस बने होते हैं उनसे आप ले लें, ठीक है। गूगल पे जाएंगे, जाके लिखेंगे 3PL यानी कि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, ठीक है, सर्विसेज USA। आपके पास यहाँ पे गूगल पे बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आप जब US से सर्च करेंगे तो आपके पास बहुत सारे डिफरेंट स्टेट से भी आएंगे। कोई कैलिफोर्निया का होगा, टेक्सास का होगा, कोई फ्लोरिडा का होगा, कोई व्योमिंग का होगा, कोई फलाने का होगा। आपका अगर किसी स्पेसिफिक जगह पे काम है तो आप स्पेसिफिक जगह का भी ले सकते हैं। वैसे ज़्यादातर जो 3PL के जो वेयर हाउसेज जो लोग लेते हैं ना, वो या तो वो टेक्सास के अंदर ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि टेक्सास में आपको रेट बेसिकली कम मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे टेक्सास लिख देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास जो है वो 3PL की कुछ वेबसाइट्स आ गई, ठीक है। अब बेसिकली 3PL होता क्या है, ये हमारे लिए काम क्या करता है भाई? देखें, ये जस्ट लाइक वेयर हाउसेज ही होते हैं। जैसे यहाँ पे कराची में भी आपको अगर कोई पार्सल जो है वो भेजना होता है तो आप क्या करते हैं, DHL वगैरह के पास जाते हैं या फेडेक्स के पास जाते हैं, वहाँ पे जाके आप अपना पार्सल जमा करवाते हैं। तो वो बेसिकली कहलाते हैं कलेक्शन पॉइंट्स, ठीक है, जिनको बकेट्स भी कहते हैं, कलेक्शन पॉइंट्स भी कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे कस्टमर आके अपना पार्सल लेके चले जाता है, ठीक है। वो पार्सल्स वहाँ पे नहीं रुकते, वो पार्सल्स जाते हैं फुलफिलमेंट सेंटर में, यानी कि उनके वेयर हाउस में, ठीक है। और वेयर हाउस में जाने के बाद वो वहाँ पे बेसिकली प्रोसेस होते हैं। जाहिर सी बात है, उनकी पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग के साथ साथ जो है वो उन पे लेबल्स वगैरह लगते हैं, ठीक है। उनकी इंस्पेक्शन होती है कि भाई इसमें कोई डेंजरस गुड्स या कोई इलीगल आइटम या कोई शॉर्ट एक्सपायरी या इस तरह का कोई प्रोडक्ट तो नहीं है, ये सब चीज़ें होती हैं। देन वो पिक पैक शिप होने के बाद फिर वो आगे आपकी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। अब 3PL बेसिकली आपको US में क्यों ज़रूरी है? अमेज़ॉन की पॉलिसी है कि अमेज़ॉन पे जब सामान आप भेजते हैं ना, यानी ब्रांड से जब आपने ऑर्डर किया, ठीक है, तो आपको जो है वो कुछ सर्विसेज बेसिकली चाहिए होती हैं। वो सर्विसेज किस तरह की होती हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बेसिकली दिखाता हूँ। 3PL की सर्विसेज हमें ज़रूरी नहीं है सिर्फ लेबलिंग के लिए चाहिए हो, सिर्फ इंस्पेक्शन के लिए चाहिए हो, हमें और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए 3PL की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ इधर प्रोडक्ट में। 3PL का सबसे पहले तो आप एक बेसिक एक वो समझ लें। सबसे पहले आप एक बेसिक एक उसका मतलब समझ लें कि आप क्योंकि कराची में बैठे हुए हैं, तो आपकी बेस पे US में एक बंदा है या वेयर हाउस है या कंपनी है, लेट सपोज करें, वो आपकी बेस पे आपका सामान रिसीव करेंगे, चेक करेंगे, उसको लेबल्स वगैरह लगाएंगे, उसको आगे अमेजोन वेयर हाउस तक पहुंचाएंगे, ठीक है। बेसिकली तो उनका काम जो है वो यही है। जब आप क्या नाम है किसी भी ब्रांड के पास जाता है ना प्रोडक्ट लेने के लिए, ठीक है। अब अमेजोन पे जैसे कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ये पैक ऑफ 2 में बिक रहा है, ठीक है। अमेजोन के ऊपर ये वाला जो प्रोडक्ट है ये 2 पैक में बिक रहा है, यानी कि ये 2 पीस में बिक रहा है, ठीक है। अब मैं अगर ब्रांड के पास जाता हूँ ना, और ब्रांड के पास ऐसा नहीं होता जो अमेजोन पे लिस्टिंग है वही आपको चीज़ मिलेगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता। आप ब्रांड के पास जाएंगे, वो आपको 132 काउंट का डायरेक्टली एक बॉटल दे देगा, ठीक है। अब आप कहेंगे भाई मेरी वो लिस्टिंग है, जो मुझे प्रोडक्ट बेचना है वो तो पैक ऑफ 2 में है, ठीक है, तो मुझे पैक ऑफ 2 दो। ब्रांड बोलेगा नहीं भाई हमारे पास ये एक ही उसमें आता है, तो एक ही उसमें जो है ना तुम्हें मिलेगा, ठीक है। अब आगे जो है वो मिसाल करो तुम पैक ऑफ 2 में बेच रहे हो, पैक ऑफ 4 में बेच रहे हो, पैक ऑफ 6 में बेच रहे हो, वो हमारा मसला नहीं है, ठीक है, हम तो तुम्हें इसी में ही दे सकते, ठीक है। तो लाजमी सी बात है, पैक ऑफ 2 का मतलब होता है, इसको कहते हैं बंडलिंग। बंडलिंग का मतलब क्या होता है कि दो प्रोडक्ट को आप लेंगे, उन दोनों को आपस में मिलाएंगे, उस पर टेप लगाएंगे या फिर उसको किस तरह एक पार्सल में डालेंगे, तो बेसिकली पैक ऑफ 2 जो है ना वो बनेगा, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, जैसे कि ये वाला प्रोडक्ट है, अब हो सकता है इसको जो है वो बबल रैप की ज़रूरत हो, ठीक है, या एक्स्ट्रा टेपिंग की ज़रूरत हो, या फिर इसको इसके ऊपर फ्रेजाइल का स्टिकर लगाना हो, या ये जो सारी जो बेसिकली सर्विसेज होती है ना, ये भी आपको अमेज़ॉन वो 3PL वाले ही करके देता है। मतलब मैं जब ब्रांड के पास जाऊंगा तो ब्रांड के पास जाने के बाद मुझे ये सिंगल यूनिट ही मिलेगा, ठीक है। अब लेट सपोज करें कि ये जो है वो कितने यूनिट पिछले महीने बिके हैं, यहाँ पे यूनिट काउंट लिखा हुआ नहीं आ रहा। जैसे लेट सपोज करें कि मेरा इस पे इन्वेंट्री का जो थ्रेशोल्ड है वो 100 यूनिट का है, ठीक है, 100 यूनिट का है। इस लिस्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ पैक ऑफ 2 की, 100 यूनिट का है, ठीक है। अब 100 यूनिट जो है वो मेरा एक थ्रेशोल्ड है कि मैंने तो 100 यूनिट से ज़्यादा का सोर्स नहीं करना, जैसे कि मैंने अभी आपको इन्वेंट्री प्लानिंग में बताया। तो अब मैं जब ब्रांड को जब मैं ऑर्डर करूंगा ना, तो उसने तो मुझे ये प्रोडक्ट पैक ऑफ 1 में ही देना है, ठीक है।
तो मैं बेसिकली इसके 100 की जगह पे 200 यूनिट ऑर्डर करूँगा। वो 200 के 200 यूनिट जो है वो मेरे 3PL में जाएंगे। ठीक है, 3PL वाला उनको रिसीव करेगा। वो 2 यूनिट को मिलाकर एक बनाएगा, उसके ऊपर टेप लगाएगा या जो भी उसके यानी कि प्रिकॉशंस होते हैं, बबल रैप या फिर और बॉक्स या फिर फ्लायर या जो भी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, वो उनकी अपनी होती हैं। ठीक है, वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती हैं, वो यूज़ करेगा। पैक ऑफ 2 का बनाएगा, तो जो आपने 200 यूनिट उसको भेजा ना, उन सबको दो को मिला के वो एक एक यूनिट करके, ठीक है, पैक ऑफ 2 करके, ठीक है, वो 100 यूनिट की टोटल आपको एक शिपमेंट बना के उसके ऊपर सारे लेबल्स वगैरह लगा के फिर वो अमेजोन वेयर हाउस भेजेगा। हाँ ठीक है। तो ब्रांड की तरफ से हमें 1 यूनिट मिल रहा है, ठीक है, लेकिन हमें उसको पैक ऑफ 2 करना है। तो अब जाहिर सी बात है, हम तो खुद वो वहाँ पे यूएस में अवेलेबल नहीं है, तो हमारी बेस पे जो है वो जो 3PL वाला होगा वो रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद उस पर वो बंडलिंग करेगा उसकी, और फिर उसके बाद वो आगे भेजेगा। बहुत सारे प्रोडक्ट्स वो होते हैं कि जिन पे अमेज़ॉन की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई आपको उस पर जो है वो अमेज़ॉन की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, या फिर आपकी भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, या फिर जो है वो उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो सकती है कि भाई इसको बबल रैप की ज़रूरत है, तो बबल रैप को चढ़वाना हो सकता है। उसके अलावा 3PL हमें FNSQ लेबल के लिए तो भेजना ही होता है। ठीक है, वो भी अभी मैं आपको समझाता हूँ FNSQ लेबल बेसिकली क्या होता है। ठीक है, ये मैंने आपको एक एक सर्विस के बारे में बता रहा हूँ कि 3PL आपको बहुत सारी तरह की सर्विसेज बेसिकली ऑफर करती है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर ये एक 3PL की ना वेबसाइट खोल लेता हूँ, ताकि आपको साथ साथ जो है वो समझ में भी आना शुरू हो जाए। द बेस्ट 3PL प्रोवाइडर इन टेक्सास, ये आपको जो है वो ऑफर करते हैं। ये सारे इनके एड्रेसेस और वो दिए हुए हैं। ठीक है, ये कौन कौन सी आपको सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। प्रेप सेंटर वैसे सर्विस तो सारी ऑफर करता है, तो ये बेसिकली एक वेयर हाउस ही होता है। ठीक है, जो कि आपको जो है ना वो काफ़ी सारी तरह की सर्विसेज बेसिकली ऑफर करता है, जो कि आपकी बेस के ऊपर जो है ना वो आपको जो है वो स्टोरेज की भी सर्विस देता है। ठीक है, अच्छा, स्टोरेज से मेरा मुराद क्या है? स्टोरेज से मुराद ये है कि आपने एक ब्रांड को जो है वो ऑर्डर किया। ठीक है, देखिए हर बंदे की ना सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। ठीक है, हर बंदे की, जैसे कि मिसाल के तौर पे सही है, मैंने जैसे आपको वाली इन्वेंट्री पे एक मिसाल दी कि भाई आपने 300 ऑर्डर से ज़्यादा की इन्वेंट्री नहीं सोर्स करनी, बट एक बंदा है, एक क्लाइंट है, क्लाइंट आपको कहता है कि भाई मेरा बजट ज़्यादा है, तुम एक काम करो, तुम उठा लो इन्वेंट्री ना। ठीक है, या फिर आपने एक दो दफ़ा के बाद आपको समझ में आ गया कि यार इन्वेंट्री अच्छी सोर्स हो रही है, ठीक है, अच्छी बिक जाती है, महीने के तकरीबन मैं 1000 यूनिट जो है वो सेल कर देता हूँ। अब ब्रांड आपको ऑफर दे रहा है कि भाई अगर तुम 10,000 यूनिट उठाते हो तो जो है वो मैं तुम्हें जो है ना वो प्राइसिंग मतलब और मज़ीद कम कर दूंगा। तो ऐसी सिचुएशन में अब आप जो है वो इन्वेंट्री वहाँ से सोर्स कर लेते हो। वो इन्वेंट्री बेसिकली अगर आप अमेज़ॉन वेयर हाउस में रखोगे ना तो आपको स्टोरेज पड़ेगी ज़्यादा। तो हम जो है वो 3PL स्टोरेज के लिए भी यूज़ करते हैं। मतलब 3PL में अपना सामान रखवा दें, 10,000 यूनिट मंगवा के 3PL में रखवा दिए, फिर जैसे जैसे अमेज़ॉन पे शॉर्टेज हो रही है वैसे वैसे अमेज़ॉन सामान भेज दिया। ठीक है, तो स्टोरेज के लिए भी यूज़ करते हैं। बाकी लोग FBM के लिए भी जो है वो यूज़ करते हैं। जाहिर सी बात है, वो तो यहाँ कराची पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो अब जो है वो अगर FBM कर रहे हैं, ठीक है, तो या ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, उसके लिए भी जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे ये अगर दूसरे जो प्लेटफॉर्म है जैसे कि अमेज़ॉन है, ईबे है, वॉलमार्ट है, शॉपिफाई, टिकटॉक है, शॉप है, या अदर फुलफिलमेंट ऑप्शन है, वो कॉमर्स है, तो उसके लिए भी जब ऑर्डर आता है तो वो बेसिकली ऑर्डर का लेबल जनरेट करके 3PL वालों को देते हैं। वो आपके सामान के ऊपर लेबल लगा के आगे UPS या USPS जिसका भी आपने लेबल दिया DHL वगैरह का, वो उनको बेसिकली हैंड ओवर कर देते हैं, ताकि जो है वो आपका सामान शिप हो जाए। मेनली हम लोग जो अमेज़ॉन जो यूज़ करते हैं, या जो होलसेल मॉडल के अंदर हम लोग जो यूज़ करते हैं, अमेज़ॉन की एक पॉलिसी है जिसको कहते हैं FNSKU लेवल। FNSKU का मतलब ये होता है फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट। जैसे कि आप इम्तियाज़ या चेज़ा वगैरह जाते हैं तो काफ़ी सारे जो है वो उसके ऊपर प्रोडक्ट्स के ऊपर एक ये इस तरह का लेबल लगा हुआ होता है। ठीक है, ये इस तरह का जो है वो आपने लेबल देखा होगा, इस तरह का जो है वो लेबल लगा होता है जो आपको स्क्रीन पे सामने नज़र आ रहा है। ठीक है, ये कहलाता है बेसिकली SKU लेबल। ठीक है, फुलफिलमेंट FNSKU लेबल, फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट। फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट बेसिकली ये कहलाता है। ठीक है, अमेज़ॉन पे जब आप सामान बेचते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों ने UPC एग्जाम कराया हुआ होता है, या फिर जो है ना वो जिस तरह आपको SN मिलता है ऐसे ही आपको FNSQ लेबल भी मिलता है, जैसे कि ये आपको खुल के सामने आ गया। अब ये जो बार कोडिंग में लाइनिंग है ना, इसके अंदर बेसिकली सारे नंबर छुपे हुए हैं। ये वाला बेसिकली एक स्टिकर होता है जो कि आपने हर प्रोडक्ट पे लाजमी लगाना होता है, लाजमी। ठीक है, इसके बगैर अमेज़ॉन पे शिपमेंट एक्सेप्ट नहीं होती। ये आप बेसिकली हर प्रोडक्ट पे लगाओगे। ठीक है,
तो अब ये स्टिकर बेसिकली आप अमेज़ोन से भी लगवा सकते हो, आप खुद भी लगा सकते हैं। अमेज़ोन बेसिकली पैसे थोड़े ज़्यादा चार्ज करता है, 3PL वाले उसके मुकाबले में पैसे जो है वो कम चार्ज करते हैं, तो इसीलिए हम जो है वो 3PL वालों से बेसिकली ये लगा लेते हैं। ठीक है, वो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना ये वाला FNSQ लेबल का स्टिकर लगा देते हैं। मेनली जो हमें जो 3PL की ज़रूरत पड़ती है वो इसलिए पड़ती है। बेसिकली उनका काम यही होता है कि आपका सामान जो है वो रिसीव करें, उसको चेक करें, उसकी एक्सपायरी चेक करें, उसका डैमेजेस चेक करें, जो सामान मंगवाया है वही सामान आया, उसकी पिक्चर्स वगैरह लेकर आपको भेजें ताकि आप ये सब चीज़ें उनसे कंफर्म करें। और देन उसके बाद जो है ना वो आपका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उस पर FNSQ लेबल लगा के और फिर वो आगे शिप करते हैं। ठीक है, अमेज़ॉन वेयर हाउस की जानिब ये बेसिकली शीट होती है जो कि आप अमेज़ॉन जब आप लिस्टिंग क्रिएट करते हो तब आपको मिलती है। ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड करके और फिर आप अपने 3PL वाले को आप भेज देते हो। ठीक है, वो आपके सारे प्रोडक्ट्स पे इसका प्रिंट निकाल के और सारे स्टिकर जो है वो लगा देता है, जिसके वो आपसे सर्विस चार्ज देता है। सर्विस चार्जेस कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते, ठीक है, इनके 50 सेंट, 40 सेंट, 30 सेंट। अब ये भी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि भाई आपने उससे एक नेगोशिएट किस तरह किया हुआ है। देखिए लास्ट में स्टार्टिंग में ये जितना भी लॉजिस्टिक और ये 3PL का जो रेट होता है ना, ये बेसिकली आपके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब इसके लिए जो है वो आप 3PL पे सबसे पहले जाके आप अपना जो है वो एक अकाउंट बनाओगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रजिस्टर पे जाएंगे, रजिस्टर पे जाके आप अपना एक अकाउंट बनाओगे। सबसे पहले तो आप इनको भी वही सेम तरीके का आ रहा है, पहले आप इनको कांटेक्ट करोगे, कांटेक्ट करने के बाद इनसे रेट्स वगैरह लोगे, सर्विस के रेट लोगे, जो जो सर्विस आपको लेनी है वो आप उनसे रेट्स वगैरह लोगे। तकरीबन मेरा मशवरा ये है कि 15 से 20 जो है ना वो लोगों को आप कांटेक्ट करो, 3PL वालों को, सबके रेट्स वगैरह लो, सारी लो, सबके आप रिव्यूज़ वगैरह पढ़ो। ठीक है, देन जो है ना आप इनको कांटेक्ट करने के बाद फिर एक बंदे के साथ आप अकाउंट खोल लो। सही है, ये आपसे आपका नाम, ईमेल, आपकी जो कंट्री है, ठीक है, जो जो भी है आपकी, ठीक है, पाकिस्तान वगैरह से आप काम कर रहे हैं, आपका व्हाट्सअप नंबर, आपका जो LLC बनी हुई है वो। अच्छा, अगर आप जो है वो अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो फिर ये सारी डिटेल्स आप अपने क्लाइंट की डालेंगे। ठीक है, या नंबर, ये सब चीज़ें डाल के, ठीक है, और आप अपने साथ एक अकाउंट बना लेंगे। अकाउंट बनाने के बाद आपका बेसिकली वो आपको रेट्स वगैरह ऑफर करेंगे, रेट्स पे आप नेगोशिएट लाजमी करिएगा। 3PL में एक चीज़ बता दूं, ये प्रो टिप है, ठीक है, कि जो भी आपको रेट 3PL वाला दे ना, ठीक है, जैसे कि मिसाल दो वो कहता है कि भाई हम जो है वो आपसे 60 सेंट जो है वो पर यूनिट चार्ज करेंगे। ठीक है, उनसे आप नेगोशिएट लाजमी करें। ठीक है, ब्रांड से भी आप नेगोशिएट करें, ब्रांड से ज़्यादा नेगोशिएशन नहीं हो पाती है, उनके फिक्स रेट होते हैं क्योंकि वो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। इनके भी फिक्स रेट ही होते हैं, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, बट ये थोड़ा बहुत फिर भी जो है वो इनके अंदर एक लीलियंसी होती है कि ये आपको जो है ना कुछ कम ज़्यादा कर देंगे। तो इनसे आप जो है वो जिस तरह एक दुकानदार से आप जो है जिद बहस करते हो उस तरह करो। अब अटक ना जाओ। ठीक है, नॉर्मली आप करो कि भाई मुझे इतने यूनिट्स हैं तो मुझे इतने तक जो है वो चाहिए। जाहिर सी बात है आपके पास 10 ऑप्शन मौजूद हैं, तो आपको जो है वो कोई जो है वो सस्ते रेट्स में भी ऑफ़र कर सकता है। तो इसमें अगर आप कोई सस्ते रेट में भी ले लो तो कोई मसले वाली बात नहीं है, काम आपका वो प्रॉपर पूरा ही करके देगा। ठीक है, तो 3PL बेसिकली यहाँ पे जाके टॉपिक ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आपने बेसिकली 3PL जो यूज़ करना होता है ज़्यादातर वो FNSQ लेबल लगवाने के लिए करना होता है। FNSQ लेबल बेसिकली ये वाले लेबल्स होते हैं, इस तरीके से डाउनलोड होते हैं। ठीक है, मैं कोई एक आध लेबल अगर किसी प्रोडक्ट पे लगा हुआ हो, जैसे कि ये वाले प्रोडक्ट पे लगा हुआ है, ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना प्रोडक्ट्स पे बेसिकली लगा हुआ होता है। ठीक है, ये देखने के लिए ना आप थोड़ा सा इसमें भी जा सकते हो, जैसे कि ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ठीक है, आप ये प्रोडक्ट्स के ना रिव्यूज़ भी खोल के आप इसमें भी जाके देख सकते हो कि FNSQ लेवल कैसा लगा होता है। जैसे कि ये वाला प्रोडक्ट मैंने आपको बताया ना, अब इसके आप यहाँ से रिव्यू अकाउंट में जाओगे, रिव्यूज़ पे क्लिक करोगे तो ये बेसिकली खुलकर आ जाएंगे। इसमें जैसे कि ये जो इनके जो फ़ोटोज़ है ना, जब आप इन फ़ोटोज़ को खोलोगे तो ये जो प्रोडक्ट्स की भी फ़ोटोज़ लोगों ने डाली हुई होती है ना, ये देखो ये लगा हुआ ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये लगा हुआ है FNSQ लेवल। ठीक है, ऐसे ही आप प्रोडक्ट में आगे जाते रहोगे तो आपको FNSQ लेवल्स बेसिकली नज़र आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लेवल बेसिकली लगवाने होते हैं। अभी ये वाला टॉपिक यहाँ पे जाके ख़त्म हो गया। ठीक है, जो कि आपका सवाल था कि भाई हम जो है वो अगर US में अमेज़ॉन जो है अमेज़ॉन के किसी ब्रांड से, सॉरी, किसी भी ब्रांड से आप अमेज़ॉन के लिए इन्वेंट्री जब सोर्स करेंगे तो वो बेसिकली पहले वेयर हाउस में आती है, जिसको 3PL कहते हैं। वो बेसिकली आपके साथ एड्रेस शेयर करते हैं, क्योंकि आप ब्रांड को डायरेक्ट ये नहीं बताते कि भाई मैंने अमेज़ॉन पे सामान बेचना है, तो आप पहले अपने वेयर हाउस मंगवाते हो सामान, जो कि 3PL वाले का वेयर हाउस होता है, उनका एड्रेस होता है, उस पर सामान रिसीव होगा, चेक होगा, उसको रेडी होगा। ठीक है, जिस भी चीज़ में आपको रेडी होना चाहिए
तो रेडी होगा, रेडी होने के बाद फिर वो आप अमेज़ॉन वेयर हाउस शिप करवा दोगे। तो ये बेसिकली 3PL वालों का सारा काम होता है। फिर उसके बाद अमेज़ॉन पे सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपकी पढ़ेंगे, जिसमें लिस्टिंग है सारी चीज़ें। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में समझाऊंगा। ये आखिरी की दो क्लासेस, एक आज वाली और एक इससे पहले होती, वो थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर है, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आई। लेकिन इसका मैं एक आपको हल बता दूं कि आप एक से लेकर दो बार तीन बार आप उन वीडियोस को आज में गौर से देखें, तब जाके आपको समझ में आएंगी। एक बार ही देखने में नहीं समझ में आएंगी। तो यहाँ पे जाके आपका टॉपिक बेसिकली ख़त्म हो जाता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सवाल कोई आपका? हाँ, मेरा ये सवाल था, वो लास्ट जो हम लोगों ने क्लास की थी, उस पे मैंने आपसे ये सवाल करा था कि जो ग्राफ जो था, उसकी प्राइसिंग कौन डिसाइड करता है? अमेज़न डिसाइड करता है या हम डिसाइड करते हैं? क्योंकि जो कीपा का आपने ग्राफ बताया था, वो मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी सेंड किया था। उसमें ये था कि मतलब प्राइस बाज़ दफ़ा लो हो रही है, बाज़ दफ़ा हाई हो रही है। ये क्या कॉन्सेप्ट था और इसके पीछे क्या स्टोरी है, ये मुझे बताइएगा। पहली बात तो यह है कि प्राइसिंग हमेशा एक बात ध्यान में रखिएगा कि आपके हाथ में होती है, अमेज़ॉन के हाथ में कभी भी नहीं होती, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपका ये जो सवाल है बिल्कुल ऑथेंटिक है, वैलिड है। मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये देखें। अब ये देखें, ये वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। मैंने लास्ट 3 मंथ्स में देखा कि ये कितने कितने का सेल हो रहा है, ठीक है। मैंने देखा है 69 का बिकता हुआ आ रहा है, ठीक है। फिर 72 पे भी प्राइस, 71 पे भी प्राइसिंग गई है। फिर उसके बाद प्राइसिंग इसकी गिरी भी है, जो कि 52 पर आई है, ठीक है। और अभी करंट प्राइसिंग इसकी 69 पे चल रही है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? हेलो? जी, समझ में आ गई ये बात। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। जी। अब मैंने बेसिकली करना क्या है, मैंने यहाँ से इसका एसएन कॉपी करना है। एसएन कॉपी करने के बाद मैं रेवेन्यू कैलकुलेटर में गया, मैंने जाके इसका एसएन मैंने पेस्ट कर दिया, उसके बाद मैंने कर दिया नेक्स्ट, ठीक है। अब ये बेसिकली देखें, जो भी करंट प्राइस अमेज़ॉन पे चल रही होती है ये ऑटो उठा लेता है, ठीक है। 69 82 जो है वो प्राइसिंग आ गई। अब मैंने यहाँ पे इसकी फीसेस देखना शुरू करी, जो कि $10 ये रेफरल फीस चार्ज कर रहा है। उसके बाद $6.2 जो है वो ये फुलफिलमेंट कॉस्ट कर रहा है। बाकी स्टोरेज हो गई और इनबाउंड हो गई, ये चार फीसेस बेसिकली आपको जो है ना वो चार्ज होती हैं, ठीक है। अब मैंने बेसिकली हिसाब किताब लगाया कि ये प्रोडक्ट जो है, मैं अगर लेट सपोज करें, अच्छा मिसलिनियस कॉस्ट में मैं हमेशा आपको कहता हूँ 1 या 2 डॉलर डाल दिए करें, ठीक है। बेसिकली इसको आप प्रैप चार्जेस भी कह सकते हैं और मिसलिनियस चार्जेस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो $1 फॉर द सेफ साइड डाल देना चाहिए यहाँ पे, हाँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो है वो लिखता हूँ कि मैंने जो है वो ये जो प्रोडक्ट है, ये $40 की मैंने सोर्स करनी है, ठीक है। $40 की मैंने ये सोर्स करनी है। तो जी। $40 पे मुझे जो है वो तकरीबन कोई 11% ROI आ रहा है, सॉरी 16% ROI आ रहा है, जो कि $11 है, ठीक है। मैंने यहाँ पे किया कि अगर ये मैं $45 की सोर्स करता हूँ, तो मुझे जो है वो 9% ROI आ रहा है। अगर ये मैं $50 की अगर मैं सोर्स करता हूँ, ठीक है, तो तब मुझे कोई जो है वो इसका, यानी कि 2% ROI आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं $51 की अगर मैं ये सोर्स करता हूँ या 52 की करता हूँ, तो 52 पे जाके मुझे लॉस होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे क्लियर हो गई बात ये वाली? जी, जी, ये क्लियर हो गई कि आपका ठीक है, डेडलाइन है। अभी $52 की मुझे क्लियर हो गई, ठीक है। लेकिन अब मुझे आप एक चीज़ ये बताएं, इसका मतलब ये है कि अगर मैं $51 तक की भी अगर मैं ये सोर्स करूंगा, तो मुझे प्रॉफिट कोई नहीं होगा, लेकिन मुझे लॉस कोई नहीं होगा, करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से, करंट जो इसकी जो चल रही है 69.82 उसके हिसाब से, हाँ, ठीक है। जी, 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 सही है, बिल्कुल सही। अगर मैं हाँ। $51 की करता हूँ, ठीक है। अब अगर मुझे इसमें 10% का ROI कमाना है, तो मैं 10% इसमें ऐड कर दूंगा, तो लाजमी सी बात है मुझे 10% का ROI हो जाएगा। लेकिन मैंने अभी ये एक, हम लोग सबसे पहले अभी जब भी कोई प्रोडक्ट जब सोर्स कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, कैलकुलेशन हमेशा ब्रेक इवन पे रख के करते हैं कि हमें लॉस ना हो। देखो, जेब में कुछ आए नहीं ये बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन जेब से कुछ जाए ये बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। आप कुछ ना कमाओ शायद आप बर्दाश्त कर लो, लेकिन आप लॉस करो तो ये चीज़ आपसे बर्दाश्त नहीं होगी, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है, ऐसा ठीक ही है। है। तो मैंने करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से देखा कि मैं $51 तक की अगर ये सोर्स कर रहा हूँ, तो मुझे जो है वो कोई लॉस भी नहीं हो रहा, कोई प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, ठीक है। अब मैं इस प्रोडक्ट पे जाता हूँ वापसी,
और वापसी जाकर मैं एक चीज़ ये नोटिस करता हूँ कि अगर जो है ये प्रोडक्ट लास्ट 3 मंथ्स में, ठीक है, ये इसकी लोवेस्ट पॉइंट क्या है, अभी तो चले ये बिक रहा है ना 69 का, ठीक है, लेकिन आप ये देखो कि 25 जून को, यानी कि कोई तकरीबन 1 महीने पहले की बात है, 1 महीने पहले ये $52 का बिक रहा था। ऐसा ही है ना, ग्राफ तो यही कह रहा है ना, जी। ठीक है, $52 का बिक रहा था। अगर मिसाल के तौर पे अभी फिर से ये $52 का बिकना शुरू हो गया, तो फिर मुझे लॉस होगा। तो यही तो मेरा सवाल है कि इतना मतलब लो प्राइस में क्यों बिक रहा है? भाई ये उसको मार्केट तो है ना उसी प्राइस। लाजमी। मुझे आप एक बात बताओ, ये कोई आप कंट्रोल्ड मार्केट में तो काम नहीं कर रहे ना, ठीक है, तो ये एक इसका लाइव मतलब ये मार्केट है। हुआ कि नहीं, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अमेज़न के पास प्राइस कंट्रोल है। मैंने तो अमेजोन अपना के पास प्रॉफिट नहीं है ना, मार्जिन। अमेजोन के पास नहीं है ना। ये जाहिर सी बात है, जो भी सेलर सेल कर रहा है उसने क्या नाम है प्राइसिंग ऊपर नीचे करी है ना। मतलब अच्छा, उसको, सही है ये। मिसाल के तौर पे, मिसाल मुझे आप एक बात बताएं, आप रोजाना सब्जी लेने जाती हैं मार्केट, ठीक है, तो टमाटर कभी आपको 100 रुपये मिल रहा होता है, कभी 500 रुपये मिल रहा होता है, कभी जो है वो 400 रुपये मिल रहा होता है, कभी 20 रुपये मिल रहा होता है। ऐसा ही है ना, तो वो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से गेम होता है। तो दैट्स तो दैट्स मीन कि मतलब मैंने ये प्राइस मतलब मुझे मुझे प्राइस मैंने इसलिए कम करी है क्योंकि शायद कम सेल हो रही है, तो इस वजह से कम प्राइस कर दी, फिर उसके बाद मैं बढ़ा भी सकती हूँ बाद में। ये कहना चाह रहे हैं? प्राइसिंग आपके हाथ में होती है, आप जब चाहे बढ़ा दें, जब चाहे कम कर दें, इससे कोई ताल्लुक नहीं है प्राइसिंग का अमेजोन से, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी बात ये है कि नॉर्मली ये एक प्रोडक्ट अगर अमेजोन पे अगर ये $70 का सेल हो रहा है ना, तो इसमें इसकी FBA, रेफरल और फलाना फलाना सारी चीज़ें शामिल हैं, सही है। ये फिजिकल मार्केट में, ऑफलाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ऑफलाइन में ये प्रोडक्ट $70 का नहीं है, $70 का नहीं है, ये ऑफलाइन में $40 का भी नहीं बिक रहा होगा, ठीक है। उसका मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ, जैसे कि स्टिंग की जो बॉटल है, वो नॉर्मल आप शॉप से लेते हैं कितने की मिलती है आपको, 120-130 रुपए की, ठीक है, लेकिन जी। जब आप फूड पैंडा से ऑर्डर करते हैं तो वही बॉटल आपको 180-200 रुपए की मिल रही होती है, ऐसा ही है ना। क्यों? क्योंकि जाहिर सी जी। बात है, उसमें डिलीवरी चार्जेस इंक्लूड होते हैं, उसमें प्लेटफॉर्म फीस इंक्लूड होती है, उसमें राइडर की सैलरी से लेके जो, यानी कि सब लोगों का जो कमीशन होता है वो ऐड होता है, वो सब कुछ ऐड होने के बाद वो इंडियन कस्टमर पे कर रहा होता है। तो यहाँ पर भी अगर ये वाला प्रोडक्ट अगर ऑफलाइन मार्केट में है, ठीक है, अगर ये $40 का बिक रहा है, तो अमेजोन पे ऑब्वियस सी बात है कि ये महंगा होगा, क्योंकि ऑफलाइन मार्केट में आप जाके चीज़ एक परचेज करके लेकर आ रहे हो, ये आपकी चीज़ घर पे डिलीवर हो रही है, तो इसमें पैक शिप के भी चार्जेस ऐड हैं, अमेजोन का 15% रेफरल अमाउंट भी ऐड है जो कि अमेजोन का कमीशन है, स्टोरेज भी ऐड हुई हुई है, इसमें सब चीज़ें ऐड हुई हुई हैं। सही। समझ आ रही है। अब सीन ये है कि बाज़ औक़ात जी, जो है जी, वो- जी। बाज़ बाज़ औक़ात जो है, अब प्राइसिंग इसी के हवाले से ना ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती रहती है। फ्लक्चुएट इसलिए होती है, आप कोई भी प्रोडक्ट उठाओगे, जैसे कि एक मिसाल है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये आप लोगों का खैर पेड कीपा नहीं है, वरना पेड कीपा में तो सेलर का नाम भी लिखा हुआ होता है। यहाँ पे जो है वो 69 का ये बिकता हुआ आ रहा है, ठीक है, 69 का बिकता हुआ आ रहा है, ठीक है। किसी ने प्राइसिंग ऊपर बढ़ाई, ठीक है, उसको ऊपर में भी ऑर्डर आ गया 71 पॉइंट समथिंग में, ठीक है। यहाँ पे आगे हो सकता है जो है वो किसी ने अपना स्टॉक ख़त्म करना हो, उसने प्राइसिंग गिरा के बेच दी। बहुत सारे लोग जो है वो लिस्टिंग अपनी ख़त्म कर रहे होते हैं ना। जैसे मैं आपको अपनी मिसाल दूँ कि मैंने एक प्रोडक्ट के 1000 यूनिट सोर्स किए, ठीक है, 1000 यूनिट मैंने सोर्स किए, मैंने 990 बेच दिए, अब 10 यूनिट मेरे पड़े हैं। अब मैं 10 यूनिट के चक्कर में मैं क्या बैठा रहूँगा? सही समझ कह आ रहे रही हैं। है। मैं 10 यूनिट बोलूंगा यार ये आधी प्राइस में बिकते हैं, बिके बिके मेरा माल पैसा खुल रहा हो, मैं आगे दूसरे प्रोडक्ट पे जाके काम करूं, मैं क्या 10 यूनिट के चक्कर में एक लिस्टिंग को लेके बैठा रहूंगा, स्टोरेज पे करता रहूंगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने 70 की जगह पे $50 प्राइसिंग की, ठक 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 ऑर्डर आए, वो बंदा आउट ऑफ स्टॉक हो गया, ठीक है। और वापसी जिसके पास, जिस दूसरे सेलर के पास बाय बॉक्स चला गया, उसने 69 में लिस्ट किया हुआ, तो 69 में सेल आना शुरू हो गई। समझ आ रही है। अब तो एक ही। हाँ, बिल्कुल सही है। हम लोग बेसिकली देखें, क्योंकि सेफ साइड होके खेलते हैं, ठीक है, हम लोग सेफ साइड होके काम करते हैं। तो मैं बेसिकली एक चीज़ ये देखता हूँ कि लास्ट 3 मंथ में इसकी प्राइसिंग किसी बंदे ने जो है वो गिरा के $52 तक करी है, ठीक है, $52 पे किसी ने सेल करी है, ठीक है। तो अब मैं बेसिकली एक चीज़ ये देखता हूँ कि अगर किसी ने $52 की लास्ट 3 मंथ्स में प्राइसिंग की है, ठीक है, आया वो किसी भी थर्ड पार्टी सेलर ने की है, तो इसका मतलब ये है उस बंदे ने भी इसको लॉस में तो नहीं बेचा होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। भले उसने चलो प्रॉफिट नहीं कमाया होगा, लेकिन लॉस भी तो नहीं कमाया होगा ना, ब्रेक इवन पे प्रोडक्ट सही। बेच दिया होगा। समझ आ रही है। ब्रेक जी, इवन जी, पे प्रोडक्ट जी। बेच दिया होगा, ठीक है। तो अगर उसने ब्रेक इवन पे अगर वो प्रोडक्ट बेचा है, ठीक है, तो कल को मिसाल के तौर पे सारे सेलर्स भी तो ब्रेक इवन पे प्रोडक्ट बेच सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि ये लास्ट
पॉइंट है कि इससे नीचे से जो प्राइसिंग है वो नहीं जाएगी। ये कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन ये एक एग्जाम्पशन है कि इससे नीचे नहीं आएगी। तो मैं एटलीस्ट जब प्राइसिंग जब मैं कर रहा होता हूँ ना, ठीक है, जब मैं बेसिकली अपना एक चार्ट बना रहा होता हूँ कि मुझे कितने की सोर्स करनी है, तो मैं ये लास्ट प्राइस लेता हूँ $52। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे जाने के बाद मैं इसकी जो प्राइसिंग है वो करूँगा यहाँ से $52, जो कि लीस्ट प्राइस थी। मैं हमेशा प्रोडक्ट जो सोर्स करता हूँ ना वो लीस्ट प्राइस के हिसाब से करता हूँ। अब मैंने $52 पे आके मैंने देखा, भाई मुझे तो तकरीबन को $14 के यानी 28% का मुझे लॉस हो जाता अगर प्राइसिंग वापसी करी आती तो। ये पैसा मेरी जेब से ही जाता ना अगर प्राइसिंग वापसी करी आती तो। अब मैं यहाँ पे सही। सोर्सिंग की जो अमाउंट है मैं इसको कम करूँगा, जैसे कि मिसाल तौर पे मैंने कर दी $45। 45 पे भी मुझे लॉस है, मैंने इसको कम करके मिसाल के तौर पे कर दी $41। 41 पे भी मुझे लॉस आ रहा है, ठीक है, मैंने करी $39, फिर 38, ठीक है, फिर 37, फिर आपका भला गला भला करे 36। 36 पे जाके मैं ब्रेक इवन पर आ रहा हूँ अगर मैं लास्ट 3 मंथ्स की लोवेस्ट प्राइस उठाऊं तो मैं जो ये प्रोडक्ट सोर्स करूंगा ना, ये 36 से ज़्यादा मैं नहीं करूंगा, नॉट 51। ठीक है, पहले मैंने 51 निकाला था, मैंने 36 निकाल दिया। 36 मैंने इसलिए निकाला है कि अगर कल को लेट सपोज करते हैं कि ये वाली जो प्रोडक्ट है ये 52 की, फिर से इसका रेट आया था कि 52 की ये बिक रही है, तो उस सूरत में भी मुझे लॉस नहीं होगा। मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। जी, बिल्कुल समझ में आ गया। और एक चीज़ और क्लियर करिएगा कि एक ही प्रोडक्ट को 2-3 लोग बेच सकते हैं। मतलब लेट्स सपोज़ अगर मैं प्रोडक्ट हंटिंग करती हूँ और इसको मैं देखती हूँ कि सबसे ज़्यादा सेल हो रही है, हम्म। तो अब ये है कि फर्ज़ करें जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं हम्म। कि सबसे ज़्यादा सेल ज़्यादा हो रही है, तो वही हम्म। प्रोडक्ट मैं भी सेल करना शुरू कर दूँ, मैं और यही प्रोडक्ट थर्ड वन भी सेल करना शुरू कर दे, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं? नहीं, ये पॉसिबिलिटी की बात नहीं है, करना ही यही है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी की बात नहीं है, करना ही यही है, ठीक है। मतलब एक प्रोडक्ट अगर 3 से ज़्यादा लोग सेल कर रहे हैं ना तो आप उस प्रोडक्ट पे जाएंगे। अगर वो 1 या 2 लोग ही सेल कर रहे हैं तो वो तो क्राइटेरिया ही नहीं है, मतलब उस पर तो आप प्रोडक्ट पे आपने जाना ही नहीं है। अगर उस प्रोडक्ट को मिसाल के तौर पे 4 से 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग भी सेल कर रहे हैं ना, तो जितने ज़्यादा लोग सेल कर रहे हैं उतना ज़्यादा आपको यानी कि चांस है आपको यानी कि प्रॉफिट बनाने का। समझ आ रही है? तो ज़्यादा लोग सेल करने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लोग सेल करने का सबसे बड़ा रीज़न ही यही होता है, मतलब सबसे बड़ी आपको एक सुकून ही यही होता है। इसका मतलब यह है कि ब्रांड चाहता है कि इसको थर्ड पार्टी सेल करे, ठीक है, थर्ड सही, पार्टी जो सेलर्स है ना वो सेल करें। तो मतलब इस पे ना तो सही। कोई आईपी का इशू है, ना कोई और, ना कोई अप्रूवल का इशू है। क्योंकि देखें एक चीज़ मैं बताऊँ, ये जो कुछ चीज़ें ना आपको एंड में जाके समझ में आएंगी। हमने जो क्राइटेरिया में लिखा हुआ है ना कि भाई FBA 3+ होने चाहिए, तो ये जो FBA 1, 2, 3 या मिसाल तौर पर ये 3 है, इनको हम क्यों मना कर रहे हैं? देखो सीधी सी बात है, एक प्रोडक्ट को एक बंदा सेल कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये है उस बंदे ने उसकी एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशनशिप ली हुई है कि मेरे अलावा कोई और नहीं बेचेगा भाई ये, ठीक है। सही। तो ब्रांड अप्रूवल ही नहीं देता। आपसे पहले क्या हजारों लोगों ने पहले उसको कांटेक्ट नहीं किया होगा? किया हुआ होगा, ब्रांड ने इजाजत ही नहीं दी थी, ठीक है। अगर उस प्रोडक्ट को मिसाल के तौर पर, क्योंकि जब आप लिस्टिंग करते हो ना, मीटू लिस्टिंग करते हो, अभी आप नेक्स्ट क्लास में लिस्टिंग ही पढ़ोगे, तो एक एरर आता सही। है, योर अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई फॉर दिस प्रोडक्ट, एक ये एरर आता है। उसके अलावा ब्रांड आपसे ऑथराइजेशन लेटर मांगता है कुछ लिस्टिंग पे, और कुछ लिस्टिंगों को हम कहते हैं अवामी लिस्टिंग है, जो कि हर किसी के लिए ओपन है। देखिए वो होती है थर्ड पार्टी सेलर्स की लिस्टिंग है, जो कि आप डायरेक्टली उस पर प्रोडक्ट लिस्ट करके आप बेच सकते हो। तो आप उन्हीं लिस्टिंग्स पे जाते हो, ठीक है, जो कि हर कोई बेचने आपको अलाउ करता है। ये वही वाली मिसाल है, ऐसे KFC की, आप बर्गर जो है वो अपने एक दुकान खोल के बेच सकते हो? नहीं बेच सकते ना, जाहिर सी बात है, ब्रांड अलाउ ही नहीं करता आपको। क्या आप एक सही। दुकान बनाओ KFC के बर्गर बेचना शुरू कर दो? नहीं अलाउ करता भाई ब्रांड आपको। ब्रांड कहता है भाई मैं अपना खुद माल बेचूंगा, ठीक है। अब ऐसी शान के जो मसाला है वो भी तो कंपनी है, वो भी तो वो है, वो भी तो ब्रांड है, सब कुछ वही है ना। लेकिन वो चाहता है भाई मेरा माल थर्ड पार्टी सेलर्स बेचें, इसलिए इम्तियाज भी बेच रहा है, चेज़अप भी बेच रहा है, गली के दुकानदार भी बेच रहे हैं, और अपना घर की आंटियां भी बेच रही हैं, सबको सबको एक एक बेच रहा है। तो ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है कि ब्रांड ने क्या इजाजत दी हुई है। तो जो ब्रांड चाहते हैं कि भाई हमारा माल थर्ड पार्टी सेलर्स बेचें, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उस तरह का बना हुआ है, आप उसमें जाएं, उसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन भी मिलेगा, काम करने का वो भी मिलेगा। जो ब्रांड नहीं चाहते कि नहीं बेचें, तो आप नहीं बेचो उनका माल, फायदा ही नहीं है। अब आप प्रोडक्ट हंटिंग कर लो, सोर्सिंग कर लो, सारी चीजें कर लो, इन दी एंड जब लिस्टिंग पे जाओ, लिस्टिंग उसकी ब्लॉक है, फायदा? सही। बेसिकली ये सारा और है। अच्छा, लास्ट मैंने क्वेश्चन किया है कि ये जो अमेजोन सेलर सेंटर आपने दिखाया है, इसको स्क्रॉल करके जरा थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा, जिसमें फीस बताया हुआ है। मुझे ये बताइएगा कि लेट्स सपोज अगर मैंने यूनिट मैंने रखवाए इनके पास, जो अमेजोन के पास इनके जो स्पेस वेयर हाउस साइट में, होता है हाँ।
वेयर हाउस का यही ये उसकी फीस है। लेट्स सपोज अगर मैंने मंगवाए 300 यूनिट और 300 सही है। यूनिट मंगवाए महीने भर के लिए, लेकिन वो मेरा यूनिट 2 दिन में सेल हो जाता है, हाँ सही है। तो 2 दिन के हिसाब से मेरा 28 दिन सेफ हो गया। तो वो हाँ फीस उसमें लगेगी या नहीं लगेगी, उसका क्या प्रोसेस होगा? बहुत ज़बरदस्त सवाल किया है, ठीक है। अमेजॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर के अंदर ना पहली चीज़ तो एक हो गई है अमेजॉन फीसेस जिसमें रेफरल आती है, एक हो गई है फुलफिलमेंट कॉस्ट, ठीक है। तीसरी हो गई आपकी स्टोरेज कॉस्ट और चौथी हो गई आपकी ये इनबाउंड कॉस्ट ना, ठीक है। बाकी ये जो मजीद जो फीसेस लिखी हुई है ना, रिमूवल डिस्पोजल, ठीक है, ये सारी फीसेस जब आप रिमूवल करवाएंगे तो लग सकती हैं, ये डिस्पोजल करवाएंगे तो लग सकती हैं, ठीक है। ये सारी तब लग सकती हैं, वैसे आपको ये चार कॉस्ट ही लगती हैं। अमेजॉन फीसेस में पहली ये जो होती है ये बेसिकली देख लें, इसमें से रेफरल फीस है जो कि सेलिंग प्राइस का 15% होता है, ठीक है। सेलिंग प्राइस का 15% होता है क्योंकि अमेजोन का कमीशन होता है, ठीक है। सेकंड चीज़ आती है फुलफिलमेंट कॉस्ट। फुलफिलमेंट जब FBA जब आप कर रहे होते हो ना, मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेजोन कर रहे होते हो, तो अमेजोन का काम होता है आपके सामान को पिक पैक शिप करके कस्टमर तक पहुंचाना, ठीक है, और कस्टमर सर्विस देना। उसके बेसिकली अमेजोन ये आपसे चार्जेस करता है, ये डिपेंड करता है। इसका ताल्लुक जो है वो आपकी ये सेलिंग प्राइस से नहीं है। सेलिंग प्राइस आपकी $2 हो या $10 हो, ये प्राइस बेसिकली डिपेंड करती है आपके वेट के ऊपर और डायमेंशन के ऊपर, ठीक है। थर्ड चीज़ आपकी हो गई, अच्छा ये जब जाहिर सी बात है ऑर्डर जब जाएगा कस्टमर को ये तभी कटेगी, उससे पहले नहीं कटेगी। जब ऑर्डर आएगा, सही है, जब पैसे आएंगे तो ही ये रेफरल फीस भी कटेगी, उससे पहले नहीं कटेगी। ये दो फीसेस तो तभी हैं। स्टोरेज फीस अमेजोन पे जब इन्वेंट्री जाती है तब अमेजोन चार्ज कर लेता है, ठीक है, और ये बेसिकली 3 सेंट होती है। ये किसी खाते में ही नहीं आती, मैं लिटरली बताऊँ ना, ठीक है। आप 100 यूनिट भेजोगे $30 कटेंगे, तो मतलब ये किसी इतनी ज़्यादा कोई अमाउंट ही नहीं होती, इसलिए इसको हम पहली बात काउंट नहीं करते। बाकी जो आपने सवाल किया कि भाई जो है वो ये कितनी बेसिकली ये जो स्पेस है ना, ये बेसिकली मतलब अगर मैं आपको एक आसान सा अल्फाज में बताऊँ ना, स्टोरेज फीस बेसिकली अमेजोन 30 डेज की चार्ज करता है, ठीक है। मैंने काफ़ी सारी जगहों पे काफ़ी सारी मेरी केस स्टडी रही है स्टोरेज फीस के हवाले से, लेकिन जितना मैं स्टोरेज फीस को समझ पाया हूँ ना, असल में क्योंकि अमाउंट इतना बड़ा नहीं है, स्पेशली इतनी मैं रिसर्च करता भी नहीं हूँ, बट जितना मैंने रिसर्च की है उसके हवाले से अगर मैं बताऊँ ना, अमेजोन स्टोरेज फीस जो चार्ज करता है ये 30 डेज के हिसाब से चार्ज करता है, ठीक है। आपका सवाल था कि 300 यूनिट अगर मैंने भेजे, बाकी 2 दिन में बिक गया और 28 दिन मेरे क्या होगा। आपने 300 यूनिट भेजे, 300 यूनिट पे ये 3 सेंट के हिसाब से पैसे कट गए, कट गए। 2 दिन में सारा माल बिक गया, आपने रिस्टॉक करके वापसी डाल सही। दिया। बाकी जो 28 दिन है ना, ठीक है, वो 300 यूनिट का स्पेस 30 दिन के लिए आपका बाकी है। बाकी 28 दिन तक उस पर कोई स्टोरेज फीस चार्ज नहीं होगी, अमेजोन ने कभी मुझे चार्ज नहीं किया है, ठीक है। सही। वो जैसे कि मैं 2 दिन आपको की अब मैं चार्ज। हाँ नहीं, मैं 2 दिन के लिए नहीं, वो 30 दिन के लिए चार्ज होता है। जैसे मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बता दूँ, ठीक है, मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बता दूँ। मैंने 1000 यूनिट जो है वो अमेजोन पे भेजे, ठीक है। मेरे शुरू के 1 हफ्ते के अंदर जो है, मतलब शुरू के 10 दिन में लगा लें, उसमें लगा लें, 10 दिन के अंदर मेरे जो है वो बिक गए 1000 में से 500 यूनिट बिक गए। तो जाहिर सी बात है अब मैं रीस्टॉक करूंगा फ़ौरन, क्योंकि आधी इन्वेंट्री बिक जाती है तो हम रीस्टॉक करते हैं फटाफट। तो मैंने 500 यूनिट मजीद सिस्टम में डाल दिए, ठीक है। तो अब 500 यूनिट बिक गए, 500 यूनिट अभी पड़े हुए हैं, ठीक है, और 500 यूनिट मजीद आ गए। तो अब जो मजीद जो 500 यूनिट आए उस पर स्टोरेज चार्ज होनी चाहिए, बट नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी। अगले 20 दिन तक उन पे नहीं होगी, सही। ठीक है। और उस अगले 10 दिन में अगर 500 मजीद बिक गए, अब मैंने 500 मजीद और सोर्स किए, उन पे भी नहीं होगी। जब 10 दिन गुजर जाएंगे, फिर दोनों पे जो है वो स्टोरेज फीस बेसिकली चार्ज हो जाएगी। तो बेसिकली इस तरीके से सिस्टम चल रहा होता है अमेजोन का। पेमेंट कब तक आ जाती है? अगर कोई हम यूनिट अगर सेल कर देते हैं, 100 यूनिट अगर एक सेल यूनिट कर आपका देते हैं। एक यूनिट आपका बिक गया, बिकने के बाद, ठीक है, अमेजोन की पेमेंट आपके उधर शो तो फौरन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। बाकी विड्रॉल के ऊपर है, देखें जब कोई नया अकाउंट बनता है तो अमेजोन जाहिर सी बात है आपकी पेमेंट थोड़ी सी रोक रोक के देता है, ठीक है। यानी कि 15 दिन में पे आउट मिलता है, ठीक है। 15 दिन 16 दिन तकरीबन इतने में पे आउट मिलता है, ठीक है। बेसिकली महीने में 2 बार पेमेंट होती है, ठीक है। लेकिन जब आपका जैसे जैसे अकाउंट पुराना होता जाता है ना, तो बेसिकली अमेजोन आपको फिर सेम डे पर भी पेमेंट रिलीज करने का ऑप्शन देता है। वैसे नॉर्मली सही, बस अमेजोन की मेरे जो यही पेमेंट है ना वो क्वेश्चंस थे। 15 15 दिन में जो है वो पेमेंट रिलीज कर देता है। बेसिकली 2 to 3 बिजनेस डेज के अंदर जो है ना वो पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। और वाइस में करवानी हो, पियोनीर में करवानी हो, किसी में भी आप करवाएं, जायला वगैरह में। अच्छा एक सवाल था मेरे ख्याल से शहनीला, आपने किया था मुझसे, ठीक है।
ये इसका जवाब बेसिकली मैंने सबको ही देना था, इसलिए मैंने सोचा था मैं क्लास में दूंगा। ठीक है, अच्छा मैं मजीद अभी किसी और का सवाल नहीं ले रहा, क्योंकि इन्हीं का सवाल बहुत ज़्यादा डिटेल था और आप लोग भी सेम सवाल थे, तो इसलिए बेसिकली मैंने जो है वो इनका डिटेल में जवाब दे दिया। ठीक है, किसी का कोई सवाल हो तो मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस कर दे, मैं उसका डिटेल में जवाब दे दूंगा। ठीक है, एक बेसिकली शैनीला मैडम ने एक सवाल किया था, उनका मुझे बेसिकली जवाब देना, वो आप सबके लिए देना है। ठीक है, इन्होंने एक सवाल किया था कि जो है वो आप प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, और जो है वो आप जो है वो चीज़ों को मतलब आपने किस तरीके से चीज़ों को किया। ठीक है, इसी तरह से कोई सवाल था, मैं वर्डिंग शायद इनकी भूल रहा हूँ, माजरत। ठीक है, वर्डिंग मुझे याद नहीं है, लेकिन बेसिकली सवाल यही था कि जो है वो आप जो है वो चीज़ों को किस तरीके से जो है वो मतलब करने की कोशिश करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड या इन ये सब चीज़ों से रिलेटेड। तो देखें, या आप जो है वो प्रोडक्ट को देखते ही कैसे बता देंगे। बहुत दफ़ा प्रोडक्ट हंटिंग में आप लोगों ने नोट किया होगा, मैं सिर्फ BSR पढ़ के या प्रोडक्ट को एक नज़र देख के मैं उसकी सारी डिटेल्स बता देता हूँ कि इसका ये इतनी सेल होगी, इतना वो होगा, रिटर्न इतना होगा, ODR इतना होगा, ये सब चीज़ें इतना होगा। भाई देखें, सारी चीज़ें ना डिपेंड करती हैं प्रैक्टिस के ऊपर। ठीक है, हर चीज़ डिपेंड करती है प्रैक्टिस के ऊपर और टाइम के ऊपर। आप किसी भी चीज़ पे जब टाइम लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं घंटों घंटों बैठ के ना सिर्फ स्क्रीन को देखता रहता हूँ अभी भी। और ये मैं आपको एक अपना एक मतलब एक अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो ना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, जैसे कि आपको ये प्रोडक्ट जो है वो समझ में नहीं आ रहा, ये वाला। ठीक है, सिर्फ सिर्फ कुछ भी नहीं करो, ना कोई प्रैक्टिस करो ना कुछ करो, एक एक दो दो घंटे तक बैठ के ना, ठीक है, एक एक दो दो घंटे तक बैठ के, अगर ये चार्ट समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ इसको बैठ के देखते रहो। मैं आपको बता रहा हूँ, आप सिर्फ इसको बैठ के एक एक दो दो घंटे तक बैठ के देखते रहो। और ये मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ट्रिक बताई थी, जो जिसने भी अमल किया उसको फायदा हुआ है। आप बैठ के सिर्फ जो है ना सिर्फ डिटेलिंग नोट करते रहो। अच्छा, यहाँ पे प्राइस हिस्ट्री लिखा हुआ है, यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, ये बाय बॉक्स लिखा हुआ है, ये न्यू लिखा हुआ है, ये क्लोजअप व्यू लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो रिलेटेड बेस्ट सेलर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इस पे इधर रखता हूँ तो देखें ऊपर जो है वो एवरेज 90 डेज और ये वो सब लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, सिर्फ चीज़ों को ना ऑब्जर्व करते रहो। मैं आपको बता रहा हूँ, उसको सिर्फ देखने से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, क्लियर भी हो जाती हैं, समझ में भी आने लग जाती हैं। जैसे कि एक मिसाल बता रहा हूँ, हमारे यहाँ जो कराची में जो एक लड़का पैदा हुआ है, ठीक है, आप उसकी सेहत उठा लो, और एक जो आपका वजीरिस्तान और गिलगित साइड के जो मिसाल के तौर पे पठान और चट्टान लोग होते हैं, आप उनको उठा लो, उनका 17 साल का बच्चा उठा लो, और हमारे यहाँ का बेचारा चूसली सा 17 साल का बच्चा उठा लो, बेचारा जो गुटखे मावे खा खा के बेचारा बड़ा हुआ है, लाजमी सी बात है उसके अंदर इतनी सेहत बेचारे की अच्छी नहीं होती। जबकि वहाँ के अगर आप लोगों को उठाओगे, या फिर आप लसबेला के बलोचिस्तान के लोगों को आप उठा लो, मैं बेसिकली बहुत मैं ट्रैवल करता हूँ, आप बलोचिस्तान वगैरह जाएं, वहाँ पे उनका 15 साल का बच्चा इतना ताकतवर होता है कि 3 बच्चों का बाप लग रहा होता है। ठीक है, तो क्योंकि उनकी खाद पीत ऐसी है, उनकी जो है वो जाहिर सी बात है पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, उनकी प्रैक्टिस ऐसी है, रनिंग उनकी ऐसी है, एक्सरसाइज उनकी ऐसी है, सब चीज़ें ऐसी हैं। हम लोग यहाँ पे बेचारे जो है वो डकैतियों से मारे हुए, और हमारी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बुरा हाल, गड्ढों में, और मतलब बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, तो हमारी उस तरह की सेहत नहीं है, क्योंकि हमारी वो एक्सरसाइजेज नहीं है, वो एक्टिविटीज़ नहीं है। ठीक है, सिर्फ बैठ के हम लोगों ने होटल पे पूरी पूरी रात जो है वो सिर्फ बातें होगी एक पहाड़ बनाना है, क्योंकि हमारी इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं। दैट्स वाई शायद हम लोग जो है ना उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं कर पाते, हमारे अंदर उस तरह की जान नहीं होती, उनके उनके अंदर बाय बर्थ होती है। तो ये चीज़ आपके साथ, ये बेसिकली मिसाल देने का मकसद ये है कि आप लोग भी सिर्फ चीज़ों को बैठ के प्रैक्टिस करें, चीज़ों को देखें बैठ के। ये एक दिन का काम नहीं है, मुझे भी एक टाइम एक अरसा लगा है, 7 साल का अरसा लगा यहाँ तक पहुँचने में, आपको कम से कम 7 महीने तो लगने चाहिए। अभी 7 दिन आपको हुए हैं और आप बैठ के बोलते हैं मेरी तरह इसको कर लेंगे, तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम दें, चीज़ों को दें। बाज़ औक़ात ना सिर्फ टाइम ही इलाज होता है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम देंगे, ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ में आए। आप ये देखें, पहले दिन आप लोग का क्या माइंडसेट था और आज माइंडसेट क्या है, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, ज़मीन आसमान से ज़्यादा आप लोग चीज़ें सीख चुके हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें आपको आती जाएंगी, बस छोड़ें नहीं, प्रैक्टिस पे ध्यान दें, आ जाएंगी चीज़ें, मुश्किल नहीं है। बाकी मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो मैं हाजिर हूँ। आप लोग को जो भी चीज़ चाहिए हो, ठीक है, आप लोग पूछें, आपके इंशाल्लाह चीज़ों का जवाब भी देते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको सेटिस्फाई कर सकें।